प्रतिलेखन संख्या 91, स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट, स्टार्ट। महोदय, हमारे यहाँ अशांति क्यों होती रहती है? इसलिए नहीं कि पुलिस वालों की संख्या बहुत कम है। अशांति इसलिए होती रहती है कि समाज में ऊंच नीच है और लोग अनुभव करते हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। कानून और व्यवस्था की समस्या केवल भारत में ही नहीं है। मैं आपसे अमेरिका की ओर देखने को कहूंगी। मैं कहूंगी कि आप अन्य अनेक विकसित देशों की ओर निगाह डालें, जहां न पैसे की कमी है, न रोजगार की, न दुनिया के सुख साधनों की। मैं आपको विश्वास दिला सकती हूं कि एक अकेली स्त्री जितने सुरक्षित भाव से कोलकाता या दिल्ली की सड़कों से गुजर जाती है, उतनी उन देशों के अनेक शहरों से नहीं गुजर सकती। पैरा। गुजरात को क्या सहायता दी गई? क्या आपने इसके आंकड़े देखने का कष्ट किया है? मैं यहाँ कागज पत्र लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि गुजरात को भारत के कई राज्यों की अपेक्षा अधिक सहायता मिली है। आपने एक या दो विशेष परियोजनाओं की चर्चा की है। प्रत्येक परियोजना पर उसकी आवश्यकता के अनुसार विचार किया जाएगा और आवश्यकता का यह अभिप्राय नहीं है कि अमुक फर्म या व्यवसाय ग्रह को क्या मिलता है। आवश्यकता का आशय यह है कि उससे देश को अपने पांवों पर खड़े होने में सहायता मिलती है या नहीं। पैरा। हमें उर्वरकों की आवश्यकता है। हम उन्हें प्राप्त करने के लिए सभी संभव उपाय कर रहे हैं, लेकिन हम विदेशी कंपनियों के हाथ बिककर उर्वरक नहीं पाना चाहते और जब तक मैं सत्तारूढ़ हूं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, चाहे कैसा भी दबाव क्यों न पड़े। अगर आप चीखना चाहते हैं तो विश्वास रखिए, आप मुझसे ज्यादा जोर से नहीं चीख सकते। इसका मुझे आपसे कहीं ज्यादा अनुभव है। प्रत्येक मामले को तब तय किया जाएगा जब वह विचार के लिए उठाया जाएगा। जहां तक टाटा परियोजना का संबंध है, वह योजना अभी सरकार के सामने नहीं आई है। यदि वह आएगी तो उस पर वैसी अन्य योजनाओं की तरह समुचित विचार किया जाएगा। अतीत में हमने कई बातों पर जल्दबाजी से काम लिया और आज हम उसका फल भुगत रहे हैं। आप महानुभावों को इस पर लिखी गई अनेक पुस्तकों के नाम बता सकती हूँ, जिनके लेखक न तो भारतीय हैं और न ही आदर्शवादी। स्टॉप। प्रतिलेखन संख्या 92, स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट, स्टार्ट। महोदय, प्रत्येक कदम फूंक फूंक कर रखना होता है और हो सकता है कि हम कुछ वर्ष गंवा दें, लेकिन स्वतंत्रता गंवाने की अपेक्षा वह अच्छा होगा। स्वतंत्रता का अर्थ केवल अपनी सरकार होना नहीं होता, बल्कि उसका अर्थ होता है कि हम निर्णय स्वयं कर सकें। हो सकता है कि वे निर्णय गलत हों, लेकिन वे हमारे निर्णय भारत के निर्णय होने चाहिए। हमें कपड़ा उद्योग की समस्याओं का भी ध्यान है। हमने आधुनिकीकरण के लिए विदेशी सहायता की
आवश्यकता को स्वीकार किया है। योजना आयोग ने कपड़ा उद्योग के लिए एक कार्यकारी दल नियुक्त किया था, जिसने इसकी समस्याओं पर विचार किया। सिद्धांत रूप में यह निर्णय किया गया कि वित्तीय अभिकरणों के द्वारा धन उपलब्ध कराया जाए। हम अब वित्तीय संस्थाओं से बातचीत कर रहे हैं कि इन उद्देश्यों के लिए उधार की शर्तें कैसे उदार बनाई जा सकती है। पैरा, आपने बंगलुरु की घटनाओं और बंबई में लिए गए हमारे कुछ निर्णयों की भी चर्चा की है। आप यह भूल गए हैं कि वे निर्णय वास्तव में कांग्रेस द्वारा पिछले आम चुनावों के शीघ्र बाद किए गए थे। उन पर कार्य समिति में विचार विमर्श और एक राय से सहमति हुई थी और बाद में उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने स्वीकार किया था। बंगलुरु में हमने केवल मोटे तौर पर नए सिरे से दिशा निर्देश दिया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जब तक देश उस दिशा की ओर न बढ़े तब तक वह प्रगति नहीं कर सकता। मैं नहीं समझती कि आदर्शवाद और व्यवहारिकता को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। सभी देशों को अपनी प्रगति किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित करनी होती है। प्रश्न केवल यह नहीं है कि भारत में क्या हो रहा है, बल्कि प्रश्न परिवर्तन की उस लहर का है जो दुनिया भर में देखी जा सकती है। यहाँ अनुशासन और धैर्य के अभाव के बारे में काफी कुछ कहा गया है। मैं समझती हूं कि इन शब्दों का प्रयोग करने से पहले आपको इनका अर्थ ठीक से समझ लेना चाहिए। आप शायद इसे अनुशासन कहेंगे कि इंग्लैंड में लोगों से बेगार ली जाती थी और उनसे दुर्व्यवहार किया जाता था, या छोटे छोटे बच्चे अंधेरी खानों में काम करने के लिए जाते थे और अंधे होकर बाहर निकलते थे। जब वे इन सबके प्रति विद्रोह करते थे तो आप शायद उसे अनुशासनहीनता कहेंगे। प्रतिलेखन संख्या 93, स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट स्टार्ट। महोदय, पिछले 50-55 वर्षों से हम खादी संबंधी कार्यक्रम को कार्यान्वित करते आ रहे हैं। इस कार्य की ओर हमने पर्याप्त ध्यान दिया है और हम में से कुछ ने तो पर्याप्त समय भी दिया है। सबसे बड़ी कठिनाई मील के बने कपड़े से प्रतियोगिता की है। एक और कठिनाई यह भी है कि सदा इतनी खादी उपलब्ध नहीं होती जितनी कि उसकी मांग रहती है। पैरा, खादी का आर्थिक आधार भारतीय जीवन संबंधी कुछ मौलिक तथ्य हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जहां अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में खेतीबाड़ी से अपना निर्वाह करते हैं। यदि आप एक किसान के जीवन पर दृष्टि डालें तो आप यह देखिएगा कि उसका खेत बड़ा हो या छोटा, वह और उसका परिवार वर्ष भर बराबर खेती के काम में ही व्यस्त नहीं रह सकता। उसे काफी समय बेकार रहना होता है। दूसरे रोजगार की खोज में वह
अपना घर छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि खेती के काम में कभी कभी निरीक्षण की आवश्यकता होती है। यदि बेकारी का वह सब समय जब किसान व्यस्त नहीं होता खादी तैयार करने के काम में लगाया जाए, तो देश भर की आवश्यकता के अनुसार खादी मिल सकती है। पैरा, ऐसी अवस्था में कोई भी कम मजदूरी का प्रश्न नहीं उठाएगा, क्योंकि यह काम तो ऐसे समय में किया जाएगा जो बिल्कुल खाली होगा। उस खाली समय में किसान कुछ न कुछ कमाएगा ही, और वह कमाई ऐसी भी नहीं कि उसका कुछ भी मूल्य न हो। कम से कम वह अपने लिए तो इतना कपड़ा तैयार कर ही सकेगा जिससे उसको बाजार से न खरीदना पड़े। मैं आपको अपने निजी अनुभव से बता सकता हूं कि 1 घंटा प्रतिदिन काटने से हमें इतना कपड़ा मिल सकता है जितना कि एक औसत हिंदुस्तानी के लिए आवश्यक है, अर्थात 15 से 20 गज कपड़ा प्रति व्यक्ति। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सस्ते महंगे कपड़े का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि खादी खाली समय में किए परिश्रम से प्राप्त हो जाएगी। खादी के संबंध में एक आधारभूत तथ्य है। हम जानते हैं कि आदमी सदा काम नहीं करना चाहता, कभी कभी उसे खाली बैठे रहना ही अच्छा लगता है। परंतु इन सब कठिनाइयों के अतिरिक्त मैं सोचता हूं कि खादी का प्रचार और विस्तार असंभव नहीं है। अतीत में गांधी जी ने खादी आंदोलन आरंभ किया। स्टॉप। प्रतिलेखन संख्या 94, स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट। स्टार्ट। महोदय, उस समय हमारे देश के प्रशासन से कोई संबंध नहीं था, तब अंग्रेजी राज्य था। आज मैं इस शुभ काम में सम्मिलित हो सका, इसको मैं अपने लिए सौभाग्य मानता हूं। जैसा अभी कहा गया, आप जिन आयुर्विज्ञान कॉलेज और कैंसर संस्थान की स्थापना करने जा रहे हैं, ये दोनों संस्थाएं अपने ढंग की बहुत बड़ी और ऊंचे दर्जे की संस्थाएं होने वाली हैं। मैंने सुना है कि उनमें विभिन्न विभाग होंगे जिनमें विद्यार्थियों को ऊंचे प्रकार की शिक्षा मिलेगी और जहां अच्छे से अच्छे चिकित्सक रखे जाएंगे, जो शिक्षा देने के साथ साथ गरीब से गरीब का और बुरे से बुरे रोग की चिकित्सा भी किया करेंगे। सभी आयुर्विज्ञान कॉलेजों में यही स्थिति होती है कि जो वहां पढ़ाते हैं वे रोगियों को भी देखते हैं और वहां के विद्यार्थी भी पढ़ने के साथ साथ रोगियों को देखते हैं। इस प्रकार उनको साथ ही साथ व्यवहारिक ज्ञान भी मिलता जाता है। जिस संस्था में जितने अच्छे शिक्षक होंगे, उस संस्था से विद्यार्थी भी उतने ही अच्छे निकल सकते हैं। जहां जितनी अधिक सुविधा होगी, उन संस्थाओं से लोग अधिक से अधिक लाभ भी उठा सकते हैं। पैरा, आजकल यह एक आश्चर्य की बात है, पर बात सही है कि संसार विज्ञान में बहुत प्रगति कर रहा है, विशेषकर औषध तथा चिकित्सा के संबंध में। पिछले जो 2 युद्ध हुए, उनमें जहां एक और अधिक से अधिक घातक यंत्र तैयार हुए, वहां
दूसरी ओर औषधियों के निर्माण में इतनी उन्नति हुई कि जो बहुत से रोग पहले असाध्य समझे जाते थे वे अब नियंत्रण में आ गए हैं। इससे फल यह निकलता है कि विज्ञान की प्रगति में कोई दोष नहीं। इस प्रगति से जो जैसा लाभ उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं। यह मनुष्य पर निर्भर है कि वह उस विद्या से लाभ उठाए या उसे हानिकारक बनाए। यह आश्चर्य और दुख की बात है कि जहां एक और इस विज्ञान द्वारा आज इतने लोगों को भयंकर से भयंकर रोगों से मुक्ति मिल रही है, वहां उसी विज्ञान द्वारा लोगों का जीवन संकटमय हो गया है। हम चाहते हैं कि हमारे देश के वैज्ञानिक, चाहे वे विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में काम करते हों, इस बात को सदा अपने ध्यान में रखें कि यदि विज्ञान का कुछ अर्थ हो सकता है तो वह सेवा होना चाहिए, न कि विनाश। तभी भावी प्रगति होगी। स्टॉप। प्रतिलेखन संख्या 95, स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करती हूं। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूं कि सदन के सदस्यों को बोलने में बहुत कठिनाई होती है। कई माननीय सदस्य 4 बार बोल चुके हैं। अब अगर किसी महिला को मौका मिला है तो उसको तो सहानुभूति होनी चाहिए। पैरा। मैं कहना चाहती हूं कि मैं किसान की लड़की हूं और खेती करने वाले घर में महिलाएं बहुत काम करती हैं, इसलिए उनको खेती का अच्छा अनुभव होता है। हमारे देश में कम से कम वही होना चाहिए। कम खेती करने वाले घरों में महिलाएं ज्यादा काम करती हैं, उनको हर सुविधा होनी चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश में इस वर्ष पानी बहुत कम बरसा है। वर्षा बहुत कम हुई है। वर्षा कम होने की वजह से फसल बहुत कम हुई है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि किसानों का इस वर्ष का लगान माफ कर दिया जाना चाहिए। उनसे इस वर्ष लगान बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए। वहां पर किसान ने अगर 5 मन बीज डाला था तो मुश्किल से 10 मन गेहूं ही हुआ होगा। किसान रो रहे हैं, उनको कोई सुविधा नहीं है, इसलिए उनका इस वर्ष का लगान माफ कर दिया जाना चाहिए। पैरा। आपको चाहिए कि आप गेहूं की कीमत निर्धारित कर दें। किसान की खलिहान में जब गल्ला आता है और उसको जब वह बाजार में ले जाता है तो वहां पर व्यापारी लोग उसको कम कीमत में खरीद लेते हैं और खरीद कर अपने घर भर लेते हैं। बाद में जब जनवरी फरवरी का महीना आता है उस समय उसको दुगने या उससे भी अधिक दामों पर बेचते हैं। जनवरी फरवरी से पहले वे गल्ला घरों से निकालते ही नहीं है। किसानों को व्यापारी लोग कम दाम देकर चूसते हैं। किसानों के घर में कुछ नहीं बचता है। इसलिए हमारे कृषि मंत्री जी को सोचना चाहिए कि फसल आने के पहले वह दाम निर्धारित कर दें। फरवरी मार्च में दाम निर्धारित कर दें ताकि किसान का गल्ला कम दामों में न
बिकने पाए। अन्न की समस्या आज बहुत नहीं है। आज लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार किसानों से संबंधित कार्यों को समय पर नहीं निपटाती है। समय रहते किसान की उन्नति और खेती के सुंदर विकास के संबंध में मैंने बहुत सी बातें की। स्टॉप। प्रतिलेखन संख्या 96, स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जनता को बड़ी कठिनाई है। वहां सूखा पड़ा हुआ है, मवेशी मर रहे हैं। ऐसे जो स्थान हैं वहां आपको कदम उठाने चाहिए। वहां लोगों को तथा मवेशियों को खाने के लिए देना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। अगर आपने शहरों का ही ध्यान रखा और देहातों की समस्या व किसान की समस्या को हल नहीं किया तो भविष्य में बड़ा संकट पैदा हो सकता है। जब मैं अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए जाती हूं तो जिन लोगों ने वोट दिया होता है और जिन्होंने नहीं भी दिया होता है, वे भी शिकायत करते हैं कि जब वोट का समय आता है तब तो आप कहती हैं कि लगान माफ होगा, गल्ला सस्ता होगा, गाय भैंस के लिए घास का प्रबंध होगा, लेकिन हो तो कुछ भी नहीं रहा है। अंग्रेजों से जब हमने राज प्राप्त किया था उस समय नारा लगाते थे कि लगान माफ होगा, नहरें खोदी जाएंगी, गाय भैंस के लिए घास का इंतजाम किया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लगान भी दुगुना बढ़ गया है। जनता में इन सब बातों को लेकर बड़ा असंतोष है। पैरा। हमारे मंत्री महोदय जब जिले का या प्रांत का दौरा करने जाते हैं तो रेस्ट हाउस में जाकर ठहरते हैं। देहातों में जाएं तो उनको असली हालत का पता चले, लेकिन वे तो रेस्ट हाउस में जाकर ठहरते हैं ताकि कहीं उनको लू न लग जाए। इसलिए मैं निवेदन करती हूं कि उनको गांवों में जाना चाहिए। वहां जाकर उनको किसान की कठिनाई को समझना चाहिए, उनकी कठिनाई को दूर करना चाहिए। किसान इस समय बड़े भयभीत हैं। उनकी तरफ बहुत सा रुपया पड़ा हुआ है। तकावी का, बीज का, लगान का, बैल का इत्यादि। कलेक्टर या तहसीलदार उनको आज बहुत परेशान कर रहे हैं। उनके बैल नीलाम किए जा रहे हैं, जमीन नीलाम की जा रही है, उसको कचहरी में ले जाते हैं और पटवारी तहसीलदार किसान को किस तरह से परेशान करते हैं उसका लेखा मैं नहीं दे सकती हूं, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूं। आज भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है। जब तक 500 रुपया या 300 रुपया या 200 रुपया लेखपाल को या पटवारी को न मिले तब तक खाते में से नंबर वे लोग नहीं निकालते हैं। कचहरी में उन्हें परेशान किया जाता है और वे सब जगह परेशान होते हैं। स्टॉप। प्रतिलेखन संख्या 97, स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट। स्टार्ट। महोदय, पंजाब
के संबंध में मुझे यह कहना है कि अभी कुछ दिन पूर्व वहां पर भाषा का प्रश्न उत्पन्न हुआ। मेरा अपना विचार है कि जब भाषा के आधार पर पंजाब का विभाजन हो गया तो आज पंजाब की भाषा पंजाबी है और यह पंजाब के लोगों को निर्णय करना है कि वह पंजाबी किस लिपि के अंदर लिखी जाए। लेकिन एक बात मैं पंजाब की सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज जब पंजाब के अंदर 45% लोग इस प्रकार के हैं जो यह कहते हैं कि हमारी अपनी मातृभाषा हिंदी है, तो पंजाब की सरकार को अल्पसंख्यकों की भाषा को संरक्षण देने के नाम पर दूसरी भाषा के रूप में हिंदी को मानने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इससे दोनों के संबंधों में मधुरता आएगी और किसी प्रकार के अनावश्यक आंदोलन से हमारा सीमावर्ती राज्य बचा रहेगा। जहां तक लिपि का संबंध है, लिपि के संबंध में मैं बलपूर्वक किसी लिपि को समाप्त करने के पक्ष में नहीं हूं। मेरा विचार रहा है कि देश में अपनी लिपियों को सुरक्षित रखते हुए अगर प्रादेशिक भाषाएं किसी एक अन्य लिपि को वैकल्पिक लिपि के रूप में स्वीकार कर लें तो देश की अनेक भाषाओं को निकट आने में बहुत बड़ी सहायता मिल सकेगी। अगर पंजाब के लोग भी इसी आधार पर विचार कर सकें तो मैं समझता हूं कि यह पंजाबी भाषा के हित में और देश की एकता के हित में होगा। पैरा अंतिम बात जिसको कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं वह है प्रश्न जो आज पंजाब और हरियाणा में तनाव का कारण बना हुआ है और वह है चंडीगढ़ का प्रश्न। सभापति जी, आपने देखा होगा कि कल इस प्रश्न को लेकर यहां एक गर्मागर्मी का वातावरण भी उत्पन्न हुआ। इसके लिए मैं मुख्य रूप से केंद्रीय सरकार को दोषी मानता हूं। सरकार की अपनी आदत है कि जो इस प्रकार के विवादास्पद प्रश्न होते हैं उनको लंबा टालने की इसकी प्रवृत्ति बन गई है। सरकार सोचती है कि अगर कोई प्रश्न लंबा टाला जाएगा तो लोग भूल जाएंगे और अंत में तनाव स्वतः ही नहीं रहेगा। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिस जिस प्रश्न को सरकार ने टालना चाहा, चाहे मैसूर महाराष्ट्र का सीमा विवाद का प्रश्न हो, गोदावरी या कृष्णा के जल का झगड़ा हो। स्टॉप। प्रतिलेखन संख्या 98, स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट स्टार्ट। महोदय, पंजाब के अंदर चंडीगढ़ का झगड़ा हो, सरकार ने जिस झगड़े को टालना चाहा वह झगड़ा और अधिक उग्र रूप लेकर देश के और सरकार के सामने आया। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस सरकार को आगे के लिए यह परंपरा डालनी चाहिए कि जब भी इस प्रकार के कोई प्रश्न आए तो उन प्रश्नों पर दृढ़ता से विचार किया जाए और तत्काल उनका समाधान किया जाए। वर्षों तक उन प्रश्नों को लटकते
छोड़ लोगों को आपस में संघर्ष का अवसर नहीं देना चाहिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जो राष्ट्रीयकरण के समर्थक हैं वे भी राष्ट्रीयकरण को साध्य नहीं मानते। प्रधानमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि अनेक देशों में बैंक सरकार के हाथ में हैं, लेकिन बैंक सरकार ने ले लिया तो समाजवाद आ गया, ऐसा कोई नहीं कह सकता। जिन देशों में समाजवाद नहीं है वहां बैंक सरकार के हाथों में है। फ्रांस में समाजवाद नहीं है, सरकार ने बैंक ले लिए, और ऑस्ट्रेलिया में बैंक सरकार ने लिए थे, लेकिन बैंक कर्मचारियों के आंदोलन के फलस्वरूप चुनाव में जब नई सरकार बनी तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण समाप्त करना पड़ा। राष्ट्रीयकरण कोई हर रोग की रामबाण औषधि नहीं है और राष्ट्रीयकरण सरकारीकरण में नहीं बदलना चाहिए। पैरा, जिस तत्परता से सरकार ने बैंकों को अपने हाथ में लिया है उससे आर्थिक क्षेत्र में कठिनाइयां पैदा हो सकती है। नए नए लोगों में नई नई आशाएं जागी है। क्या ये आशाएं पूरी की जा सकेंगी? अगर ये आशाएं पूरी नहीं की गई तो उनके परिणाम भयंकर होंगे। सहकारिता के क्षेत्र में हमने लोगों में नई आशाएं जगाई हैं। हमारा तंत्र उसको पूरा कर पा रहा है। समाजवाद मात्र इरादा नहीं है, इरादे अच्छे हो सकते हैं, नेक हो सकते हैं, लेकिन जिस मशीनरी के द्वारा, जिस तंत्र के द्वारा वह इरादे व्यवहार में लाने हैं, अगर वह मशीनरी भ्रष्ट है, अगर वह तंत्र अक्षम है, अगर जनता के प्रति उनके हृदय में सहानुभूति नहीं है, तो फिर राष्ट्रीयकरण भी सहकारिता की तरह से एक बदनाम चीज हो जाएगी। सरकार बहुत से कारखाने चला रही है, कुछ अच्छे चल रहे हैं, कुछ बुरे चल रहे हैं, लेकिन कारखाने चलाने के लिए, सरकारी संस्थाएं चलाने के लिए जैसे आदमी हमें चाहिए वैसे आदमी तैयार करने का हमने प्रयत्न नहीं किया है। सार्वजनिक उद्योगों को सफल करना सरल नहीं होता। स्टॉप। प्रतिलेखन संख्या 99, स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आज जो किसान है गन्ना पैदा करता है वह परेशान है कि क्या होगा, हमारा यह व्यापार रहेगा या नहीं रहेगा, उसका यह व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि किसानों को गन्ने की ज्यादा कीमत मिले, हम किसानों की सहायता करना चाहते हैं और किसानों से हम यह आशा करते हैं कि वे अधिक पैदा करें, लेकिन दूसरी तरफ किसानों को जो मिलने वाली चीजें हैं उन पर नए कर लगाए जाते हैं। केवल केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकारें भी कर लगाती रहती हैं। अधिक उपज के लिए किसानों को कुछ चीजों की आवश्यकता है जिनकी पूर्ति करना बहुत आवश्यक है। उनको ऐसे साधन चाहिए जिनको वे खेती में उपयोग कर सकें। पैरा, हमारे प्रदेश में बड़े बड़े बांध बने हैं और उनसे बिजली पैदा होती है, लेकिन बिजली घर का कहीं पता नहीं है। बिजली घर यदि बना भी हुआ है तो भी उनको
बिजली नहीं मिलती है। नलकूप पड़े हैं लेकिन चालू नहीं किए जा रहे हैं। जहां पर बिजली पहुंची भी है वहां के जो किसान हैं वे भी दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं, लेकिन उनको बिजली नहीं मिलती है। बेचारे किसी तरह से कर्ज लेकर डीजल पंप खरीदते हैं और उससे वे काम चला रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने डीजल तेल पर भी कर बढ़ा दिया है। इसका नतीजा यह होगा कि उनके पंप पड़े रह जाएंगे। फिर आपको कहां से अन्न मिलेगा? आप किसान से यह आशा करते हैं कि वह अधिक अन्न पैदा करके आपको दें, उपज बढ़ावें, लेकिन जो साधन हैं उन पर आप कर लगाते जा रहे हैं। किसान पर आप इतना बोझ डालते जा रहे हैं कि उनके प्रयोग को ही वह भूल जाएगा। पैरा खाद की भी बात की जाती है। आप कारखाने भी खोलना चाहते हैं। दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उनको आप निवेदन कर रहे हैं कि यहां आकर वे खाद के कारखाने खोलें और खाद पैदा करें। आप खाद इसलिए पैदा करना चाहते हैं कि किसान उसको ले जाए और उसकी फसल भस्म हो जाए। कारण यह है कि उसको समय पर पानी तो मिलेगा नहीं। अगर पानी नहीं मिलेगा तो खाद किस काम आएगा? इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उसे पहले पानी दिया जाए। स्टॉप। प्रतिलेखन संख्या 100, स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आज एक ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूं जो देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। आजकल कृषि पर बहस चल रही है। मैं कल से सुन रहा हूं कई लोगों ने तो सरकार की बड़ी प्रशंसा की है कि वह बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मैं मंत्री महोदय से एक प्रश्न करना चाहता हूं। मार्च में मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि 2 वर्ष में हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कहने के पीछे उनका आधार क्या है? कौन से उनके पास ऐसे प्रमाण हैं जिनके आधार पर उन्होंने इस प्रकार की घोषणा की है? मैं चाहता हूं कि जब वह उत्तर दें तो इस बात को अपने उत्तर में बताएं। पैरा आप जानते हैं कि इस देश में 80% लोग खेती करते हैं और उसके बाद भी आज हमारे देश का सम्मान दूसरे देशों में कितना है? आज हम दूसरे देशों से देश के नागरिकों के लिए खाद्यान्नों का आयात काफी मात्रा में कर रहे हैं। खाद्यान्न की स्थिति बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। देश में जहां लोग 80% खेती करते हैं, हम भोजन के मामले में भी आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं। इसके कुछ कारण हैं। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ उसी समय से इस सरकार ने कुछ गलतियां की हैं, जिसका यह परिणाम है कि आज इतने वर्षों के बाद भी हम आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अपने देश में पहला स्थान खेती को न देकर उद्योग को दिया गया है। उद्योग हमारे देश के लोगों की
जीविका का मुख्य साधन नहीं हो सकता है। भोजन की समस्या के हल के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है, उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि देश में सिंचाई पर काफी जोर दिया जाना चाहिए और सिंचाई तथा खाद्य मंत्री एक होना चाहिए। यह मेरी मांग है। पानी के बाद खेती के लिए खाद भी आवश्यक है। खाद का स्थान दूसरा हो सकता है। आज देश में खाद की बात काफी जोर देकर कही जाती है। यह कहा जाता है कि उपज को बढ़ाने के लिए खाद की आवश्यकता है। बिना खाद के उपज नहीं बढ़ सकती, किंतु खाद कहां तक उपज को बढ़ा सकेगी, यह भी देखने और सोचने की ही बात है। इस और एक समन्वयक नीति चाहिए। स्टॉप।